अभी फ्रेंड्स हम लोग जो नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट से ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में हमको क्या पढ़ने का है। एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है सिंपल फंड्स। जो भी फंड्स आता है ना उसको टेक्निकली बोला जाता है कैपिटल। और हमको क्या करना है? उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है। जो कॉस्ट होता है ना उसको की वेरिएबल असाइन किया जाता है। सो इट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जनरली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, जनरली वी हैव सोर्सेस ऑफ फाइनेंस लाइक दिस। एक तो हम लोग समझ सकते हैं भाई डिबेंचर्स है, डेट फाइनेंसिंग। हमने डिबेंचर्स इशू किया, लोन लिया, वो सब है डेट फाइनेंसिंग। दूसरा हम लोग समझ सकते हैं दैट से वी हैव दैट इज प्रेफरेंशियल कैपिटल फाइनेंसिंग। और तीसरा हम लोग कुछ समझ सकते हैं दैट से वी हैव द इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस। ऐसा करके जनरली वी हैव दीज थ्री सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा पढ़ने वाले हैं दैट हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट फॉर ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमको एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, उसके ऊपर से हमको कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। एक बार कॉस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा उसके बाद से वी आर गोइंग टू मेक सम एडवांस कैलकुलेशन। वो क्या है मैं उसका थोड़ा आपको ग्लिम्स देता हूं, मैं उसका थोड़ा आपको समझाता हूं। जैसे कि एक कंपनी है और कंपनी ने क्या किया है, अलग अलग सोर्सेस से पैसा इकट्ठा किया है। इक्विटी है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंशियल कैपिटल है, ऐसा करके अलग अलग सोर्सेस से उन्होंने पैसा लिया है। इक्विटी फाइनेंसिंग है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, प्रेफरेंशियल कैपिटल है, डेट फाइनेंसिंग है। ऐसा करके जो भी अलग अलग सोर्सेस से पैसा उन्होंने लिया है उससे वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि फिक्स असेट में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स किए हैं बिजनेस के, और करंट असेट से वी अंडरस्टैंड दैट से और हियर करंट लायबिलिटी आता है। पर अगर मैं करंट लायबिलिटी को यहाँ पे शिफ्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली ये जो पैसा हमने इकट्ठा किया है ना उसको अलग अलग सोर्सेस में इन्वेस्ट किया जाएगा, एंड वी विल बी हैविंग सम इन्वेस्टमेंट इन दीस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। ऑफ कोर्स जो भी पैसा आता है मुफ्त का तो आता नहीं है, सबको क्या देना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है। जैसे कि सिंपल जो भी डिबेंचर्स इशू किया उनको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, इक्विटी डिविडेंड। ऐसा करके हर एक सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को क्या देना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है। ये जो आप अलग अलग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को रिटर्न देने वाले हो वो थोड़ी जेब में से देंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस में से कमा के देंगे। So we want to know that what is the cost of these funds। क्योंकि ये जो अलग अलग हमने पैसा उठाया ना मार्केट से उसका कॉस्ट कितना है ना वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जितना भी हमारा कॉस्ट आता है ना उतना हमको बिजनेस में से मिनिमम कमाने का। सिंपल लॉजिक क्या है, एज अ कंपनी हमने जो पैसा मार्केट से उठाया है वो पैसे का हमारा खर्चा कितना है। जितना भी हमारा खर्चा है that is the minimum rate at which we have to earn from the business, and that is technically given a name as cost of capital। ऐसा हम लोग समझते हैं। So how to determine the cost, that is what we are going to understand। Friends, to explain that मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको कुछ लिखना नहीं है, let me explain to you। मुझे पहले समझाने दो। हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं और उससे हम लोग समझेंगे। आपको फेयर बुक में कुछ नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन को पहले मैं बेस देता हूं। मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन with his own funds
of rupees 1 lakh. Mr. A started a business of manufacturing of the bearings by borrowing an amount of 1 lakh at the rate of 10%. Both of them earned operating income of an amount of rupees 30,000. EBIT दे रखा है. Income tax rate is 40%. हमको 4 क्वेश्चन दे रखा है. पहला क्वेश्चन ये पूछा है that what is earning after taxes for each of them. यानी मिस्टर एक्स का EAT क्या होगा और मिस्टर ए का EAT क्या होगा, ये हमको क्वेश्चन में पूछा है. पहले आप दैट इज आंसर करने का ट्राई कीजिए, फिर मैं करके देता हूं. चलो प्लीज राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी. कैलकुलेशन ऑफ सॉरी आपको लिखना नहीं है, मुझे पहले समझाने दो, आपको लिखना नहीं है. कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर ए. लेट मी एक्सप्लेन यू. X and A. Operating income is provided to us, EBIT, an amount of 30,000. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन विद हिज ओन फंड्स. तो वो आपकी तरह पैसे वाला आदमी है, तो उसको ब्याज पे करने का जरूरत नहीं है. तो इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा 0. ईबीटी कितना आएगा 30,000. इनकम टैक्स का रेट कितना है 40%. तो टैक्स का अमाउंट कितना आएगा 12,000. 30,000 का 40%. अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितना आएगा 60%. दैट कम्स टू 18,000. ऐसा करके मिस्टर एक्स का वर्किंग होगा. फिर हम लोग मिस्टर ए का करेंगे. मिस्टर ए मेरे जैसा गरीब आदमी है. मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेयरिंग बाय बोरोइंग एन अमाउंट ऑफ 1 लाख एट द रेट ऑफ 10%. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. 1 लाख का 10% यानी 10,000. दिस इज 20,000. उसका 40% होगा कितना 8,000. फिर ये कितना होगा 12,000. यानी दोनों का हमने अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कैलकुलेट किया 18,000 एंड 12,000. आपको कुछ लिखना नहीं है, मेरे को समझाने दो. दूसरा क्वेश्चन, वंस अगेन आई वांट समबडी ऑफ यू टू टेल मी आंसर. व्हाट इज द अमाउंट बाय व्हिच अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ ए इज लेस देन अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ मिस्टर एक्स. सो ए का अर्निंग मेरा आपसे कितने रुपए कम है, दैट इज द क्वेश्चन. आंसर इज सिंपल 6,000. 18,000 minus 12,000. I have little bit confusion that why earning after taxes of A is less than earning after taxes of X. कम क्यों है मेरे को पता नहीं चल रहा है. दोनों का EBIT तो सेम है, तो ये एक का अर्निंग कम क्यों है. एवरीबडी आंसर्स करेक्टली. सर आपने इंटरेस्ट पे किया ना इस वजह से. तो वापस मेरे को एक कंफ्यूजन हो रहा है. देखो यार मेरा तो क्या थोड़ा किसी को बाहर बताने का नहीं है, ये भी सर को कंफ्यूजन होता है. आई हैव पेड इंटरेस्ट ऑफ 10,000. सो व्हाई माय अर्निंग इज लेस ओनली बाय 6,000. 10,000 and 6,000. These two figures are not matching. Anybody can explain me that? Everybody again answer correctly. सर आपने ये जो 10,000 का इंटरेस्ट पे किया है ना, that is an allowable expense from tax point of view. तो ये 10,000 रुपए के इंटरेस्ट पे करने की वजह से आपका अर्निंग कम हो जाता है और आपका इनकम टैक्स का लायबिलिटी भी कम हो जाता है. देखो आपका इनकम टैक्स का लायबिलिटी यहाँ पे कितना था 12,000, यहाँ पे कितना सिर्फ 8,000 है. आपका इनकम टैक्स का लायबिलिटी 4,000 रुपए कम हो जाता है. So we understand that say 10,000 minus 4,000. ये 10,000 का मैंने इंटरेस्ट पे किया और ये मेरे को क्या मिला, टैक्स सेविंग्स मिला. ये मेरे को क्या मिला, टैक्स सेविंग्स मिला. तो दोनों का नेट कितना होता है 6,000.
So we understand that say my earning after taxes reduces by 6,000 rupees, ऐसा हम लोग को यहाँ पे पता चल सकता है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा है, what is the amount by which the earning after taxes of A is less than earning after taxes of X? तो उसका आंसर क्या आएगा? 6,000। 6,000 का फिगर का लॉजिक क्या है? 10,000 रुपए का ब्याज है और सामने 4,000 रुपए का टैक्स सेविंग मिलता है, इसलिए 6,000। थर्ड क्वेश्चन नया है, बट अगेन आई वांट यू टू टेल मी आंसर that what is the amount of the interest tax shelter or interest tax savings? कोई बता सकता है थर्ड क्वेश्चन का आंसर? We understand that so the answer is very simple, 4,000. 4,000 rupees is the amount of the tax that you are able to save due to payment of interest, और उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा interest tax saving. Fourth question, I want somebody to answer. What is cost of funds to Mr. A in percentage term? That is a question. What is cost of funds to Mr. A in percentage term? Anybody can answer. So let us have understanding that's how to calculate the answer. आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझने का है. We understand that's the amount and cost. अच्छा, हम लोग कितना पैसा बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं? 1 लाख है ना, 1 लाख रुपए हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्याज कितना पे किया? 10,000 का। 10,000 का इंटरेस्ट पे करने की वजह से 4,000 रुपए का टैक्स सेविंग, यानी नेट खर्चा कितना हुआ? 6,000 रुपए हुआ ना सर, बराबर है। 10,000 रुपए यूज करें, दैट इज 1 लाख रुपए हम लोग बिजनेस में यूज कर रहे हैं और उसका खर्चा है 6,000 रुपए। So for every 100 rupees that we have used in the business, this is the cost. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6,000 divided by 1 lakh into 100, यानी क्या होगा? 0.06 into 100, that comes to 6%. ऐसा करके क्या किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो चीज है ना, वो हम लोग कुछ फॉर्मूला टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको आंसर कुछ फॉर्मूला में प्रेजेंट करना होता है। कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट, ऐसा करके कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे एग्जांपल में कॉस्ट क्या है? 6,000 रुपए डिवाइडेड बाय क्या? 1 लाख into 100, of course for getting answer in percentage term. अच्छा, ये कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट टैक्स सेविंग, दैट इज द कॉस्ट। सो इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट टैक्स सेविंग, क्या हम लोग उसको इंटरेस्ट इंटू टैक्स रेट लिख सकते हैं? दैट इज द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग। वापस हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट को कॉमन लेंगे इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। 1 ब्रैकेट में क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 ब्रैकेट में इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, ऐसा करके हमारा कॉस्ट आता है। सो ओवर हियर लिसन केयरफुली, केडी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय अमाउंट, ऐसा करके दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग का कैलकुलेशन। अगेन वी आर अंडरस्टैंडिंग। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, मुझे जो समझाना है ना उसके लिए ये मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज ले रहा हूं। रिलायंस इज कमिंग विद एन इश्यू ऑफ द डिबेंचर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹1,000। तो रिलायंस नाम का कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर रहा है और उसका फेस वैल्यू 1,000 रुपए है।
एट द रेट ऑफ 12% कूपन रेट, कूपन रेट का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। इनकम टैक्स रेट इज 35%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी इफ इट इज इशूड एट 1, 2, 3, तीन क्वेश्चन दे रखे, एट पार, at a premium of 10% and there is a flotation cost of 5% and if it is issued at 20% discount, ऐसा करके तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। सिर्फ गो थ्रू करो क्वेश्चन को ना। ये क्वेश्चन में सिर्फ समझने का अपने को ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है दैट द सिक्योरिटी को कितने टाइम पीरियड के लिए इशू किया गया है। What is the time period for which the security is issued is not given to us in the question. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऐसा अज्यूम करता है the security is issued for perpetuity. Practically we know friends that say इंडिया में हम लोग perpetuity के लिए सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते हैं। However, जो इंडिया में सिचुएशन है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। पूरे वर्ल्ड में there are number of countries in which you can issue the security for perpetuity. Perpetuity में security issue अगर आप करेंगे then in that case cost of capital, that is cost of capital का कैलकुलेशन कैसा होगा वो अभी हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो पहला लर्निंग पॉइंट ये है कि हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे the security is issued for perpetuity अगर हमको रिडेम्पशन का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो। अच्छा, फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा? KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस T डिवाइडेड बाय अमाउंट। जैसे कि हमको पहले क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है द सिक्योरिटी इज इशूड एट पार वैल्यू, तो क्या होगा? वी अंडरस्टैंड दैट इट इज 1000 इनटू 12%, 120 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। इनकम टैक्स का रेट है 35%, सो इनटू 1 माइनस 0.35 हो गया डिवाइडेड बाय क्या? अमाउंट। अमाउंट में क्या? 1000 रुपए। तो कैसे होगा फ्रेंड्स? 120 into 0.65 that comes to 78। तो न्यूमरेटर हो गया 78 upon 1000, 0.078, that is 7.8%। ऐसा करके सबसे पहले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग सिंपल कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है? द सिक्योरिटी इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कंपनी ने सिक्योरिटी कितना? 1100 रुपए में इशू किया। देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करेंगे या तो डिस्काउंट के ऊपर इशू करेंगे, उसके बावजूद जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे पे किया जाता है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया तो 100 रुपए ज्यादा मिले, यानी कंपनी को क्या मिला? 1100 रुपए मिले। और एक भी इंफॉर्मेशन है वो अभी मैं थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ। पर अगर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करेंगे तो मुझे ये जानना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा। एवरीबॉडी आंसर करेक्टली दैट सर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू होगा तो कंपनी को ज्यादा पैसा मिल रहा है और खर्चा तो सेम ही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? खर्चा कम हो जाएगा। देखो ये कितना हो गया? 7.09 हो गया। पहले कितना था? 78 था, सो 7.8% था। तो हमको यहाँ पे ऐसा समझना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड ब्रॉडली, है ना, ब्रॉडर सेंस में कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब सिर्फ हम लोग जो इंटरेस्ट देते हैं वो नहीं है, इंटरेस्ट की वजह से अपने को टैक्स सेविंग होता है तो उसको भी कंसीडर करने का है। देन वी अंडरस्टैंड दैट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू होता है, डिस्काउंट पे इशू होता है, रिडीमेबल सिक्योरिटी है तो उसमें रिडम्पशन प्रीमियम पे है, रिडम्पशन डिस्काउंट के ऊपर है। ऐसा जो भी हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है ना उसको कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा हम लोग समझते हैं।
अच्छा, यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन हमको नया दे रखा है, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5%। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, नाम क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप सिक्योरिटी को फ्लोट करते हो मार्केट में, उसको फ्लोट बोलते हैं। यानी कि जो सिक्योरिटी इश्यू किया जाता है ना, उसको फ्लोटिंग ऑफ द सिक्योरिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी इज इशूइंग अ डिबेंचर, तो उसको क्या बोला जाएगा, द कंपनी इज फ्लोटिंग द सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा होगा कि कंपनी को एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है अपने नया सिक्योरिटी के बारे में, तो जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। Then we understand that सभी कंपनी को कुछ खर्चा होता है in form of retaining merchant bankers who will look after the issue proceeding, तो उसको वापस फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। The company is required to expense in form of like advertisement, merchant bankers, or bankers are there who will collect the proceeds on behalf of the company, उसका खर्चा है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंटली अंडरराइटिंग कमीशन का खर्चा है। तो ये जो सारे सिक्योरिटी इश्यू के रिलेटेड खर्चा होता है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%। फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा वन टाइम होगा या रिकरिंग होगा, वन टाइम या रिकरिंग? यस, एवरीबॉडी आंसर करेक्टली, दैट्स इट इज वन टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, एकदम ध्यान दीजिए, 1000 रुपए का 5%, यानी 50 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, यानी क्या होगा, 1100 माइनस 50, कंपनी को कितना मिलेगा, 1050। तो 78 रुपीस का खर्चा फॉर यूजिंग 1050 इनटू 100 फॉर गेटिंग आंसर इन परसेंटेज। सर देखो, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता तो 78 अपॉन 1100 इनटू 100 खर्चा क्या होता, 7.09। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता तो, पर एक्चुअली तो हो रहा है, उसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आता है फ्रेंड्स, 7.40। This is the way the cost of debenture is calculated. चलो, I want somebody to answer me the third question. कि थर्ड क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या होगा, क्या होगा? चलो, एवरीबॉडी आंसर करेक्टली फॉर द थर्ड क्वेश्चन। अगर सिक्योरिटी डिस्काउंट पे इश्यू होता है, देन इन दैट केस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा, न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा भाई। Why? Because we understand that the interest is paid on the face value. 1000 minus 1000 into 20%, यानी क्या होगा, 200 रुपए कम मिलेगा, यानी 800 रुपए। तो 78 अपॉन 800 into 100, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9.74। ऐसा करके कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का कैलकुलेशन किया जाएगा। हाँ, अभी भी कुछ लिखना नहीं है, समझते हैं कुछ। रिलायंस लिमिटेड is issuing debenture having face value of ₹1000. Understanding the next question, पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं। Reliance Limited is issuing debenture having face value of ₹1000. It is issued at 10% discount. It is issued for 10 years. It will be redeemed at 20% premium. And the rate of interest offered is 16%. Flotation cost is 5%. Income tax rate is 40%. Calculate KD, cost of debenture. Go through the question. Friends, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंटली हमको ऐसा दे रखा है, the security is issued for a certain time period. यानी हमको ऐसा दे रखा है that it is redeemable security. हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, जब भी हमको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का कैलकुलेशन करना है, या तो फिर हमको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल का कैपिटल कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल का कैपिटल
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन करना है, उन दोनों केस में सबसे पहले आपको ये देखने का whether the security is issued for certain time period, यानी कि redeemable security है या irredeemable है। जैसे कि हमने समझा है कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में अगर securities issued for perpetuity, then in that case we apply the formula like this: interest into 1 minus t divided by amount, ऐसा फॉर्मूला लगाया जाएगा। और अगर हमको ऐसा दे रखा है द सिक्योरिटीज इश्यूड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, जैसे कि भी सिक्योरिटी को 10 साल के लिए इश्यू किया है, 20 साल के लिए इश्यू किया है, कुछ ऐसा अपने अगर अपने को दे रखा है, देन इन दैट केस आंसर कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स मैं 1-2 मिनट के लिए बाहर जाता हूँ ये क्वेश्चन के, एंड आई एम रीडिंग समथिंग। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। with that is using the following data by using book value method and market value weights। यहाँ पे दे रखा है 100 रुपीज डिबेंचर रिडीमेबल एट पार वैल्यू, 10% कूपन रेट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 years टू द मैच्योरिटी। ये रिडीमेबल हुआ। फिर यहाँ पे ऐसा दे रखा है यूज YTM मेथड। YTM का मतलब ये होता है यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। उसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है IRR मेथड, टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। यानी जब भी सिक्योरिटी रिडीमेबल इन नेचर है ना, तो उस केस में फ्रेंड्स दो मेथड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करने के। एक का नाम है यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड जो हमने पढ़ा, उसको IRR मेथड भी बोला जाता है। और उसके अलावा दूसरा मेथड है जिसका नाम है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला मेथड। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला मेथड हम लोग ये IRR वाला मेथड या YTM वाला मेथड तभी ही अप्लाई करेंगे जब हमको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको वो एग्जांपल पढ़वाया। अदरवाइज हम लोग जनरली यानी कि हमेशा बाकी के सिचुएशन में हमेशा हम लोग अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला मेथड से जाएंगे। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला मेथड कैसे काम करता है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। चलो अभी अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला मेथड समझते कि वो कैसे काम करता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइड बाय अमाउंट। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसके ऊपर से आपको इतना तो पता चल गया होगा, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है और ये एक्यूरेट मेथड है। ये क्या है, एकदम एक्यूरेट मेथड है और ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। हमको एक्यूरेट मेथड नहीं करना है जब तक हमको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे नहीं रखा है। एक्यूरेट मेथड क्या होती है फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेंदी है अप्लाई करने का, थोड़ा सा लेंदी है। इसलिए इंस्टीट्यूट ही बोलता है कि अगर हमने आपको बोला नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेट से आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग लॉजिकली कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि 1000 रुपए का फेस वैल्यू है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है। सो 1000 into 16% यानी 160 रुपए का ब्याज हुआ। टैक्स रेट 40% है तो -40%। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कॉस्ट पे एक तो क्या आएगा 96 रुपीज आएगा प्लस 96 प्लस। अच्छा देखो, अभी हम लोग लॉजिकली कुछ ऐसा समझ सकते हैं, द सिक्योरिटी इशूड एट 10% डिस्काउंट। यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1000 का 10%, तो अपने को 100 रुपए का डिस्काउंट का खर्चा हो गया, प्लस इट विल बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, यानी प्रीमियम और रिडम्पशन, तो और 200 रुपए का खर्चा हो गया।
प्लस फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%, तो 1,000 का 5% और 50 रुपए का खर्चा हो गया। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट से कुल मिला के हमारा इंटरेस्ट के अलावा और 350 रुपए का खर्चा हो गया। ये 350 रुपए के खर्चों को हमें ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स स्प्रेड करना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इस पर ये जो खर्चा है ना वो सिक्योरिटी 10 साल इश्यू करने का है। सो डिवाइडेड बाय 10, सो हमारा ईयरली खर्चा क्या होगा? 35 रुपए होगा। तो यहाँ पे 96 में हम लोग क्या करेंगे? 35 रुपीज ऐड करेंगे। ये भी एनुअल खर्चा है, ये भी एनुअल खर्चा हो गया, एंड दैट इज द वे द न्यूमरेटर इज फॉर्म। नाउ डिवाइडेड बाय अमाउंट। अमाउंट में क्या किया जाता है फ्रेंड्स पता है? अच्छा, ये जो 35 रुपीज का कैलकुलेशन है ना वो कुछ ऐसे किया जाता है, अमाउंट रिसीव्ड एंड रिडेम्पशन वैल्यू। जैसे कि 1,000 का फेस वैल्यू है, डिस्काउंट होगा 100 रुपए का, फ्लोटेशन कॉस्ट होगा 50 रुपए का, प्रीमियम और रिडेम्पशन होगा 200 रुपए का। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जैसे हमको 850 रुपए मिले और हमको 1,200 रुपए पे करने हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा रखा जाता है, फॉर्मूला में रिडेम्पशन वैल्यू इज 1200 माइनस अमाउंट रिसीव्ड इज 850 डिवाइडेड बाय 10, ऐसा किया जाता है। तो देखो 1200 माइनस 850 अपॉन 10, ऐसा करके 35 रुपीज आता है। नाउ डिवीजन में क्या किया जाता है पता है फ्रेंड्स? डिवीजन में लिखा जाता है अमाउंट रिसीव्ड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू इनटू 1/2। ये दो वैल्यू का एवरेज लिखा जाता है। नाउ यू मे हैव एन आर्गुमेंट कि सर एवरेज क्यों? हमको तो 850 रुपए मिले हैं, तो डिवीजन में सिर्फ 850 रुपए लिखो, एवरेज क्यों करने का है? बिल्कुल सही बात है आपका। यहाँ पे फ्रेंड्स सबको को ऐसा समझने का है दैट से बेसिकली दिस इज एन अप्रोक्सीमेट आंसर, दिस इज एक्यूरेट आंसर। In order to get the answer which is near to the accurate answer, in order to get the answer which is near to the accurate answer, ये दो वैल्यू का एवरेज किया जाता है। किसका? अमाउंट रिसीव्ड एंड रिडेम्पशन वैल्यू का। ऐसा करके हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग का कैलकुलेशन करते हैं। चलो लेट ऑन हेडिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। in bracket write down K, उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, a company is raising funds from different sources of finance comma to make investment in the business. Full stop. Funds obtained has a cost, comma, so the company is required to earn sufficiently so that
it is able to give return to finance providers. Full stop. Over here, we are calculating cost of individual source of finance to know minimum rate at which company should earn from the business. Full stop. Third point. Sorry, not third point. That on heading calculation of cost of debt financing. In that write down first point, in order to compute cost of debt financing, comma, we will take into account wherein A, payment of interest, B, interest tax shield, slash savings. Third, premium or discount on issue of debenture. D, flotation cost. E, premium slash discount on redemption of security, comma, if security is redeemable in nature. Second point, importantly, payment of interest
is an allowable expense from income tax point of view. Full stop. So, on making payment of interest, taxable profit reduces and there is an advantage of interest tax saving. Full stop. Third, flotation cost means cost incurred to float the security. Full stop. It includes A. Payment of underwriting commission, B. Advertisement expense, for issue of security, C. Payment to merchant banker who look after the issue of security, and other such expenses. To issue the security. Fourth point, whether a security is issued at premium or discount, comma, payment of interest will always be on face value of security. Fifth point, in case of
debenture and preference share cost calculation, comma, we should always check that we should always check that whether security is issued for a certain time period or it is issued for perpetuity or for infinity. Full stop. If nothing is specified, directly or indirectly, for redemption, comma, we assume that security is issued for infinity. Sixth point, in case of redeemable security, comma, we will always use approximate formula method unless we have been given to use YTM, yield to maturity, or IRR, internal rate of return. Full stop. Seventh point, flotation cost will be calculated on face value, comma, unless we have been given that it is to be found on issue price of security. Full stop. Return formula,
In the breakdown 1, interest tax saving. Interest into tax rate. Second, KD for perpetual security. Interest into 1 minus T divided by amount. Over here T means income tax rate. Third, KD for redeemable security, comma, using approximate method. In that, interest into 1 minus T plus RV minus AR divided by N whole divided by RV plus AR into 1 by 2. Into 100 for getting answer in percentage term. RV stands for redemption value. AR stands for amount received. N is the number of years. Fourth, KD for redeemable security. Using IRR slash YTM method. Friends, I have not discussed this. I'll discuss this later on. So I'm just writing over here one thing. Prepare a cash flow series. What does it mean? I'll explain that later on to you. Right now it is only that say prepare a cash flow series.